हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ही इंग्लिश का पेपर, जो आपका अभी हुआ है, जिसके अंदर BA, BBA, BCA वाले बच्चों की एग्ज़ाम हुई थी। 2026 का ही पूरा पेपर है। हम इसे विथ आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा कैसा एग्ज़ाम पेपर आया, देन हम डिस्कस करेंगे कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारी वीडियोस में से हूबहू आए हैं, और साथ में मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर अप्रोच करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी इंसान मिस मत कीजिए। कई बार मैं देखता हूँ बेटा कि बहुत से बच्चे सिर्फ आंसर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पूरा एक बार ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बीकॉम और BSc वाले बच्चों के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है बेटा। 2 आवर का पेपर होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। सेक्शन ए जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, टोटल 12 मार्क का सेक्शन है ये। इसकी वर्ड लिमिट भी 50 है। आपको एनी 3 क्वेश्चंस करना है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, एनी 3। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द पोएट कंपेयर सीजन विद द स्ट्रीम। देखिए, अगर आपने समरीज याद कर ली है तो आप लिख सकते हो इजीली, पर जिन बच्चों ने समरी भी वो छोटी सी याद करी हो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करना है, एनी 3 करना है। तो आप इजीली सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड विवेकानंदा एड्रेस द ऑडियंस एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्पीच इन शिकागो। आपको सबको पता है तो आंसर, शिकागो की स्पीच आप सभी ने पढ़ी है ना, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया। और सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना है, तो कोई भी लिख सकता है इसको, तो है ना, तो ये इजी है। सारे चैप्टर की समरी जिस बच्चे ने अभी नहीं करी हो प्लीज वो कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। एस्ट्रोलॉजर कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करता था वो, तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरा समरी समझा चुका हूं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो उसका आंसर भी। क्वेश्चन 4, वाई इज द रीडिंग ऑफ सुंदरकांड बेनिफिशियल। ये तो मुझे लगता ही नहीं किसी को बताने की जरूरत है, ये आप सारे बच्चे मन से लिख सकते हो कि सुंदरकांड क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्यों सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग उसका पाठ भी करते हैं और कुछ तो नियमित रूप से भी पाठ करते हैं, तो ये आप आराम से लिख सकते हो। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कीमिंग। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होती है। इस पे क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्जाम में भी। स्कीमिंग और स्कैनिंग बिल्कुल बिल्कुल आने के चांस है। देखिए, 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते हो आराम से। ठीक है, मैं अभी आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हैं तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। सेक्शन बी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चंस करना है आपको, 13 मार्क्स का एक है, टोटल 52 मार्क का सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन नहीं करना है, एनी 4। पहला क्वेश्चन तो आपका फेवरेट है, समराइज टैगोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मैंने आपको बोला था कि समरी अगर आप करके जाते हो तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया 13 मार्क्स का आपका, मतलब फेल होने की तो कोई चांस ही नहीं है अगर जिस बच्चे ने सारे चैप्टर की समरी ईमानदारी से कर ली है। भले ग्रामर वीक है आपकी, भले कुछ भी हो, पर जो मैंने आपको बताया था चैप्टर की समरी, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ, ये अगर आपको आता है तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। जो सेकंड क्वेश्चन है आपको, ये एक अनसीन पैसेज है, इसमें आपको पैसेज देके रखा है पूरा और कुछ क्वेश्चन दिए उसके नीचे। जैसे यहाँ पर आपको पूरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फेस्टिवल, फूड हैबिट्स, ट्रेडिशन, है ना, कि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, अपनी लैंग्वेजेस के लिए, फेस्टिवल के लिए, फूड हैबिट्स के लिए। थ्रू दो पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड कस्टम। यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन धर्म को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, फिर भी हमारे बीच में यूनिटी देखने को मिलती है इनकी सोशल लाइफ में।
और हम साथ में नेशनल सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कल्चर टीचर्स रिस्पेक्ट फॉर, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो हमको बताता है कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सब वर्ड आपने कहाँ पढ़े हुए हैं? याद करो। अगर किसी बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये पूरा पैराग्राफ आपको वहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन इसके काफी इजी हैं। आपको पैसेज का मेन आइडिया बताना है कि पूरा पैसेज किसके बारे में है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिंपल दिख रहा है आपको, वो टाइटल दे सकते हो आप। मेन आइडिया थोड़ा डिस्क्राइब कर देना आप उसको कि ये पूरा कल्चर इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया में इतने सब लोग रहते हैं। 2 एक लाइन का आंसर लिख देना। टाइटल तो आप लिख सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो तो बेस्ट है। इंडियन कल्चर टीच क्या करता है पूरा लिखा हुआ है कि हमें एल्डर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, टॉलरेंस वगैरह। वेयर कैन यूनिटी कैन बी सीन इन इंडिया, मतलब हमारे यहाँ के जो इंडिया में यूनिटी कहाँ देख सकते हैं हम? तो सोशल लाइफ में देख सकते हैं, नेशनल सेलिब्रेशंस वगैरह में देख सकते हैं। आपको डाइवर्सिटी और टॉलरेंस का मीनिंग लिखना है। ये जहाँ पे मीनिंग पूछ लेते हैं यहाँ बच्चा अटक जाता है, तभी मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा इनके। थर्ड क्वेश्चन आपको आया है, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बहुत से बच्चे वन वर्ड से घबराते हैं कि सर हमारा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। बेटा सारे क्वेश्चन नहीं करना है, एनी 4 ही करना है। क्या करना है? एनी 4। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको ये आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला तो बहुत आसान है, द पर्सन हु राइट पोएम, पोएट बोलते हैं इनको तो, है ना। बाकी फियर ऑफ वाटर, पर्सन हु ईट टू मच, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अ पर्सन हु बिलीव इन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट हैं। अभी सारे आंसर्स में डिस्कस करूंगा आपसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। माय फेवरेट इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल क्लास 8th और 10th लेवल का है बेटा ये। क्लास 8th में जो आप एनी फेस्टिवल दिवाली पे लिखते थे, बच्चों को याद भी रहता है कई बार, तो आप वही सेम लिख दो, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिख सकते हो आप। किसी भी टॉपिक पे पैराग्राफ राइटिंग इजी होती है, क्योंकि पैराग्राफ में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आपको 3 पैराग्राफ लिख सकते हो आप। पहला आप लिख दो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ सफिशिएंट है। और आपको थोड़ा प्रॉपर आंसर लिखना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। एक पैराग्राफ में फ्लो होना चाहिए, वर्ड बार बार रिपीट मत करना। कोशिश करना कि आप घर पे 1-2 पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ। और कभी भी बेटा पैराग्राफ लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक बात ध्यान रखना, जब आप टॉपिक चूज करते हो तो पहले आप ना एक रफ में अपना एक वर्किंग नोट बना लो कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा पता है। जैसे मान लो आपने बोला फेवरेट फेस्टिवल दिवाली, तो आपने दिवाली के बारे में जो जो आपको पता है वो आपने 3-4 पॉइंट पहले लिख लिए यहाँ पे रफ में अलग से, ताकि बाद में जब आप पैराग्राफ लिखो तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सको। कई बार क्या होता है बेटा, जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट हमारे माइंड से निकल जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे यार ये टॉपिक पे आ नहीं रहा है, फिर हम उसको काट के दूसरे टॉपिक पे लिखना शुरू करते हैं। इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि टाइम सिर्फ 2 आवर्स है बेटा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे 3 सेक्शन और लॉन्ग वाले में तो 400 वर्ड्स के आंसर लिखना है, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर समर वेकेशन प्लान। तो बहुत इजी हो गया। इनफॉर्मल लेटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर के फॉर्मेट याद करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में आएगा, आपको सभी को याद होगा। जब भी ये बीए, बीबीए और बीसीए वाले बच्चों का एग्जाम था, उसके पहले मैंने लास्ट मिनट टिप वाली वीडियो भी निकाली थी और एक वीडियो और अपलोड करी थी। तब मैंने आपको पैराग्राफ भी समझाया था कैसे लिखते हैं और लेटर का भी बोला था। तो देखिए सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हमने हमारी वीडियोस में डिस्कस करे हैं। अगर आपने उधर मेहनत करी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, 18 मार्क्स का एक है, 36 मार्क्स का सेक्शन है ये। देखो एनी 2 लिखना है। वर्ड आपको 400 लिमिट दे के रखी है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हनुमान कैरेक्टर एंड हिज रोल इन सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार हनुमान जी का कैरेक्टर क्या था और सुंदरकांड में उनका रोल क्या था। आप सब लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा है, रामायण देखी है, आप इसमें बहुत सारा बहुत अच्छा लिख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स मिले तो प्लीज आंसर पॉइंट वाइज लिखना। अगर आप जैसे एक पॉइंट पहले हेडिंग डालो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, फिर सेकंड हेडिंग डालो, फिर एक्सप्लेन करो, उससे क्या होता है मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग टेक्निक्स। स्कीमिंग और स्कैनिंग, देखो स्कीमिंग वाला शॉर्ट में भी आया है, लॉन्ग में भी आया है।
और मैंने भी अपने वीडियोस में स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पढ़ाए हैं, और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी फिर बता रहा हूं, करके ही जाना है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस, मेंशन इट्स टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ द टेंस विद सूटेबल एग्जांपल। अब बच्चों को लगेगा सर टेंस तो आते ही नहीं है, ग्रामर तो आती नहीं। कोई बात नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन करना थे, फर्स्ट और सेकंड आपको आता है, इजीली आप लिख सकते हो। कौन से पूरे 5 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। और जिन बच्चों को टेंसेस के बारे में पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, उनके फॉर्मूलेस पता है, फिर तो आपके लिए काफी आसान हो गया ये। आप चार्ट बना के आ सकते हो, टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हो। 400 वर्ड क्या, उसमें 800 वर्ड भी लिख सकते हैं अपन तो, क्योंकि टेंसेस में तो बहुत सारा लिखने का है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनकी ग्रामर वीक है कोई बात नहीं है, क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप। अगला है हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, और एक कन्वर्सेशन लिखना है आपको, बहुत इजी है। शॉर्ट कन्वर्सेशन आपके और आपके फ्रेंड के बीच में बातचीत, हिंदी में संवाद लेखन बोलते हैं ना, हेलो आई एम ये, हाउ आर यू, फिर वो बोलता है आई एम फाइन, होप द सेम फॉर यू। नॉर्मली हम किससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना। अपोलॉजी मतलब माफी मांगना, ठीक है, और इसको एग्जाम्पल से ही समझाना भी आपको। देखिए इजीली 2 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, चाहे ग्रामर आती हो चाहे नहीं आती हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, समरीज वाली वीडियोस में, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, अगर सब कर लेते हो तो फेल तो बहुत दूर की बात हो गई बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में आप, बहुत ज्यादा अच्छे। अब इस पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। बहुत से बच्चों को जल्दी होती है कि सर हमको तो बस स्क्रीनशॉट लेके जाना है, बेटा आपकी मर्जी। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए पूरी वीडियो बनाता हूँ। तो आइए पूरे आंसर्स देखते हैं। तो जैसा कि आपको एग्जाम सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं पूरे पेपर का, जो आपका हमने आपसे डिस्कस किया है पेपर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबके आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर सीजन विथ स्ट्रीम, सॉरी व्हाई डज, पोएट ने जो सीजन को स्ट्रीम से कंपेयर क्यों करा है। तो पोएट कंपेयर सीजन टू अ स्ट्रीम टू इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो एंड चेंज। देखिए आपको पता है सीजन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं, जस्ट एज स्ट्रीम कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड एंड नेवर स्टे इन वन प्लेस। जैसे आपने देखा स्ट्रीम, झरने वगैरह बहते हैं तो वो कंटिन्यूअसली बहते रहते हैं आगे की तरफ, कभी रुकते नहीं है, कभी एक जगह पे बैठते नहीं है। द सीजन साइकिल एंडलेसली, सीजन की साइकिल भी चलती रहती है। दिस हाईलाइट्स दैट चेंजेस इन नेचुरल, इनएविटेबल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ। ये बताता है कि जो चेंज होना है वो नेचुरल है, उसको हम बदल नहीं सकते, और ये बहुत सुंदर है जीवन का कि चीज़ों में बदलाव आता है। शोइंग दैट नथिंग इन द वर्ल्ड रिमेन स्टैटिक, ये बताता है कि जीवन में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। आप सोचो ना, अगर आपकी पूरी लाइफ एक जैसी चले तो क्या फ़ायदा उसका, फिर लाइफ थोड़ी ना है वो, लाइफ में चेंजेस आना चाहिए। तो ये हो गया आपका आराम से 50 वर्ड्स का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे स्पीच के बारे में था। तो एट द 1893 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो, स्वामी विवेकानंद ब्रोक अवे फ्रॉम द फॉर्मल्स डिस्टेंस ग्रीटिंग एंड एड्रेस द थाउजेंड इन द अटेंडेंस एज। क्या कहा था उन्होंने, इंपॉर्टेंट यही है बेटा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। दिस सिंपल हार्टफेल्ट ओपनिंग इमीडिएट ब्रोक डाउन कल्चरल बैरियर्स। जैसे ही ये उन्होंने शब्द बोला तो जो हमें, हमारे और अमेरिका के बीच के कल्चरल बैरियर्स हैं वो सब खत्म हो गए। फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्होंने दिखाया कि पूरे विश्व में जो रिलीजियस की समिट हो रही है यहाँ भाईचारा होना चाहिए। रीजनेट डीपली विद द ऑडियंस, ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए वो। अर्निंग हिम इमीडिएटली रिस्पेक्ट एंड स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने तुरंत, लोगों के मन में उनके रिस्पेक्ट जागी और सब लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मतलब खड़े होकर उनकी तारीफ करी, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ पर अपनापन लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया कि एस्ट्रोलॉजर कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर क्राफ्ट अ प्रोफेशनल अपीयरेंस टू सीम मिस्टिकल एंड वाइज, वो अपने अपीयरेंस दिखाता है कि वो बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। देखो पॉइंट में आंसर, पहला अपीयरेंस, ही पेंट्स हिज फॉरहेड विद द स्केर्ड एश
and vermilions to look authentic. He wears a saffron colored turban and use equipments like the crowry shells and old chart to create an air of expertise. अरे जैसे आप देखा होगा ना अपने एस्ट्रोलॉजर बाबा वगैरह पगड़ी वगड़ी बांध के रखी इन्होंने, सैफरॉन कलर की टर्बन्स, थोड़े से ना तैयार होके, आप देखो उनका फोटो भी निकाल सकते हो, अभी टाइम इतना नहीं क्योंकि कल ही पेपर है, एक बार पढ़ लेना इसको. बिहेवियर, ही रिलाइज ऑन द कीन ऑब्जर्वेशन. मैंने आपको बताया था पहले भी, ये पूरा मैं चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. वो पूरा उनको देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में समझ जाता है देख के ही वो, और वो क्लेवरली उसको यूज भी करता है बेटा. स्ट्रेटेजी क्या थी उसकी, वो क्या करता था, बाय कंबाइनिंग दिस विजुअल क्लूज विद क्लेवर वेग आंसर्स दैट रीजनेट विद द कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम्स. देखो क्या होता है, कई बार बाबा क्या बताते हैं, हर इंसान को तो फैमिली की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो पहले तो क्या करता है वो उनको देख के, उनके पहनावे से, कपड़े से, उनके चेहरे से वो समझ जाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है. उस तरीके से जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को वो उनके सामने लगता है, क्लाइंट को लगता है कि भाई इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे हमारे मन की बात जान ली, जबकि वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम ही है जो हर इंसान को होती है. अगला है हमारा कि सुंदरकांड पढ़ने के क्या फायदे होते हैं. तो सुंदरकांड इज बिलीव्ड टू बी हाईली बेनिफिशियल. माना जाता है कि बहुत बेनिफिशियल है. इट प्रोवाइड इनर पीस. देखो जब भी हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, तो हमें अंदर शांति मिलती है, हमारे मन का डर खत्म हो जाता है, साहस मिलता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और हमको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है. मैंने बोला सब लोग लिख सकते हैं. तो व्हाट इज स्कीमिंग. स्कीमिंग क्या होती है, तो बेटा फास्ट रीडिंग टेक्निक, किसी पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ना ताकि उसके पीछे का मेन आइडिया या जिस्ट पता कर सके, विदाउट रीडिंग एवरी सिंगल वर्ड. हम सारे सिंगल वर्ड नहीं पढ़ते, बस स्पीड में लाइन को रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ लेते हैं ताकि उसका मेन आइडिया मिल जाए हमको बस. जैसे हमको अगर हेडिंग पता करना हो, सब हेडिंग पता करना हो, एंड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, ताकि हम समझ सके किसके बारे में, तो बोलते हैं स्कीमिंग. सेक्शन बी के ऊपर आ गए, इसमें समरी लिखना है आपको. बेटा समरी छोटी है, ये मैं बड़ी समरी ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अभी तो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको. इन दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ड्रीम्स ऑफ एन आइडियल फ्री इंडिया. एक आदर्श आज़ाद भारत के बारे में बताया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. ही प्रे फॉर अ नेशनल वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल, फियरलेस, नॉलेजेबल एंड यूनाइटेड. ये एक ऐसा सपना देखते हैं या ऐसे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर सच्चाई हो, निडरता हो, ज्ञान हो और एकता हो, यूनिटी हो. ही envisions a society where narrow prejudice do not divided people, where the mind is constantly striving forward perfection and truth. मतलब लोग छोटी सोच या अलग बंटवारे की सोच ना रखते हुए सब आगे की तरफ बढ़े और सच्चाई की तरफ बढ़े, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़े. अब जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो पूरा हमने पढ़ा था. तो इसका मेन आइडिया क्या है बेटा, तो द पैसेज हाईलाइटेड द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर, especially unique ability to maintain unity, peaceful coexistence despite in vast diversity in language, religion and tradition. तो बेटा लाइन वही लिखी है पैराग्राफ की, बट इन्होंने क्या करा है उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दिया. आपको भी ध्यान रखना है, पूरी की पूरी सेम लाइन लिखोगे पैराग्राफ की तो मे भी आपके नंबर काट देगा इन्विजिलेटर. आपको थोड़ा उसको पढ़ के अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है. टाइटल उन्होंने क्या बोला, ब्यूटी ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी. आप ये भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो भी लिख सकते हो आप. व्हाट डज इंडियन कल्चर टीच. इंडियन कल्चर क्या सिखाता है हमको, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, टॉलरेंस वगैरह, और फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पैसेज में भी साफ साफ लिखा है इनके बारे में. इसके बाद है वेयर कैन यूनिटी बी सीन इन इंडिया. है मैंने आपको बताया ना, सोशल लाइफ में और नेशनल सेलिब्रेशन में दिखती यूनिटी, हम साथ में मिलकर त्यौहार बनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स बनाते हैं, वो चीज़ें. इनके वर्ड की मीनिंग पूछी थी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग टाइप के लोग, अलग टाइप का कल्चर, लैंग्वेज, आइडियाज का एक जगह पे होना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी. टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ओपिनियन एंड बिहेवियर दैट यू मे नॉट एग्री विद और दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन. टॉलरेंस भाई हो सकता है अलग अलग लोगों के आपके अगेंस्ट एडवाइस हो, राय हो, आपके और उनके थॉट मैच नहीं खाते हो, कोई बात नहीं. देखो आप सही हो इसका मतलब ये नहीं दूसरा गलत है, उनकी बात भी सही हो सकती है. तो टॉलरेंस जरूरी है ताकि हम दूसरे की बात को समझें, उसकी भी रिस्पेक्ट करें. अलग अलग लोगों के व्यू अलग अलग हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि वो गलत हैं या फिर आप गलत हो वो सही है, ऐसा नहीं होता। अब हम आ गए वन वर्ड पे, जो मैंने आपको बोला था। अ पर्सन हु राइट पोएम, पोएट बोलते हैं इसको। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, सुना होगा आपने कई बार, लोगों को पानी से डर लगता है। पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा खाते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। अगर आपको इसके अलावा इनके कोई दूसरे शब्द पता है वो भी चलेंगे, सिनोनिम्स आप लिख सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही आइडियल आंसर लिख दिए हैं। और लास्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ऑप्टिमिस्ट। बेटा ये ऑप्टिमिस्ट वर्ड दूसरे बोर्ड, जो दूसरे कॉलेज की एग्जाम्स हुई हैं उनमें भी ये तो आया ही है। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आप दोनों में से जो ऑप्शन, दिवाली या त्योहार पे जो भी आपको लिखना हो, फेस्टिवल पे भी आप लिख सकते हो। तो इंग्लिश हैज बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, कनेक्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब। मतलब इंडियन, मतलब इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इससे हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस करना हो, साइंस टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, सब में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। इंग्लिश अलाउ करती है आपको कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज से पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन बुक्स वगैरह में भी आपको मिल जाता है। ये क्या होता है बेटा, जो अलग अलग कल्चर के बीच में गैप होता है उसके बीच को फुलफिल करके ब्रिज का काम करता है। ये लोगों को हेल्प करता है कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आप इंग्लिश का यूज कर सकते हो। इन टुडे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज जस्ट नॉट एन एडवांटेज, इट इज नेसेसरी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आज इंग्लिश सीखना सिर्फ आपके लिए इसलिए एडवांटेज नहीं है कि भाई आपकी खुद की नीड है, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी इंग्लिश आपको आना चाहिए। आजकल आप देखो ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे दूसरी कंट्रीज से, एमएनसीज वगैरह आने लगी है। तो इंग्लिश एक मीडियम है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये एक मैंने लेटर लिया है आपके लिए। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल, कि तुम अच्छा कर रहे होंगे। आई एम राइटिंग टू शेयर माई प्लान फॉर दिस समर वेकेशन। मतलब मैं अपने समर वेकेशन का प्लान तुमसे शेयर करने के लिए लेटर लिख रहा हूँ। माई फैमिली एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश टू स्केप द स्कॉर्चिंग हीट। मतलब वो हीट से बचने के लिए, गर्मी की, मैं अपनी फैमिली के साथ वो हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स पे ट्रिप पे जा रहा हूँ। वी इंटेंडेड टू स्पेंड अ वीक ट्रैकिंग एंड एंजॉइंग द पीसफुल एटमॉस्फेयर। हम लगभग एक वीक के लिए एंजॉय करेंगे, ट्रैकिंग वगैरह करेंगे और वहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू एनरोल इन अ शॉर्ट क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप व्हेन आई रिटर्न। और वहाँ से आने के बाद मैं क्रिएटिव राइटिंग का वर्कशॉप भी ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। आई होप वी कैन मीट अप बिफोर द ब्रेक एंड्स। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारे समर वेकेशन खत्म हो उसके पहले हम एक बार मिल सके। लेट मी नो योर प्लान टू, तुम भी मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ। द वार्मली या योर लविंग फ्रेंड और आपका नाम। इस तरीके से आप लेटर राइटिंग कर सकते हो। इसको अगर और अच्छा बनाना है तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका एड्रेस लिख सकते हो, 2 लाइन में ऊपर। ठीक है, आप एड्रेस लिख दो, उसके बाद फिर डियर फ्रेंड करके स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस होता है। यहाँ से चालू होते हैं बेटा लॉन्ग आंसर्स, 400 वर्ड वाले। डिस्क्राइब हनुमान जी कैरेक्टर इन रोल ऑफ सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी इज अ सेंट्रल फिगर इन सुंदरकांड। देखो सुंदरकांड में मुख्य जो केंद्र का आधार है वो हनुमान जी हैं। रिप्रेजेंटिंग द पिनेकल्स ऑफ, वो किस बात के प्रतीक है? डिवोशन मतलब भक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, इंटेलिजेंस मतलब उनकी बौद्धिकता, और ह्यूमिलिटी। बेटा ही इज लॉयल डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री राम। आपको पता है भगवान श्री राम के परम भक्त है वो। हिज रोल इन दिस चैप्टर इज क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ द मिशन टू फाइंड माता सीता। देखिए ये जो सुंदरकांड वाला चैप्टर है ये बहुत जरूरी है ताकि सीता माता की जो खोज है वो पूरी हो सके। हिज कैरेक्टर इज डिफाइंड फर्स्ट बाय हिज इमेंस पावर। सबसे पहली खासियत है उनकी अद्भुत शक्तियां, विच ही ऑफन कीप्स रिस्ट्रेंड। नॉर्मली वो छुपा, मतलब वो शक्तियों को उनको याद नहीं रहती हैं, वो कभी उनका यूज नहीं करते हैं। हनुमान जी पॉसेस द एबिलिटी टू चेंज हिज साइज, फ्लाई, परफॉर्म सुपर ह्यूमन फीट्स, येट ही रिमेन्स इंटायर फोकस ऑन सर्विंग लॉर्ड राम। उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी कि वो अपना आकार चेंज कर सकते थे, उड़ सकते थे, बहुत सारी अलग अलग ताकतें थी उनके पास, फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में लगाया। दिस सेल्फ कंट्रोल इन द टेस्टामेंटल टू दिस डिसिप्लिन नेचर। ये बताता है कि वो कितने डिसिप्लिन मतलब अनुशासित थे।
ही डज नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ ग्लोरी, कभी उन्होंने अपनी ग्लोरी, अपनी प्रतिष्ठा के लिए पावर का यूज नहीं करा, पर उन्होंने सिर्फ उनके मास्टर यानी प्रभु श्री राम के मिशन को पूरा करने के लिए ही अपना पूरा जो ताकत का इस्तेमाल करा। हनुमान जी's रोल इन द सुंदरकांड इज दैट ऑफ अ मैसेंजर एंड अ वॉरियर। वो जब सुंदरकांड में जो पार्ट है वो भगवान श्री राम के आदेश को लेकर माता सीता के पास जाते हैं और एक वॉरियर के रूप में जाते हैं वो। व्हेन ही लीव्स अक्रॉस द ओशंस टू रीच लंका, जब वो समुद्र पार करके लंका की तरफ बढ़ते हैं, ही फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे भी उनको पार करके आगे बढ़ते हैं। अपॉन रीचिंग लंका, जब वो लंका पर पहुंच जाते हैं, ही डिमॉन्स्ट्रेट हिज इंटेलिजेंस बाय सर्चिंग फॉर माता सीता मेटिकुलसली, मतलब उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करा, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा और माता सीता को ढूंढ निकाला। परहैप्स हिज मोस्ट डिफाइनिंग ट्रेट्स इन हिज डीप unshakable devotion bhakti, when he finally meets Sita ji in Ashok Vatika, he does not present himself as a conqueror but a humble servant of Rama। मतलब उन्होंने जब वहां पर पहुंचे, अपनी माता सीता को देखा उन्होंने अशोक वाटिका में, तो उन्होंने कभी भी वहां ये नहीं साबित करा कि मैं यहाँ पर कुछ जीतने आया हूँ, सबको हराने आया हूँ। उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं प्रभु श्री राम जी का दास हूँ और मैं मतलब आपके बारे में पता करने आया हूँ, आपको ले जाने आया हूँ। He speak to her with the utmost respect and comfort, assuring her of Rama's impending arrival। वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से समझाते हैं कि प्रभु श्री राम आपको लेने जरूर यहाँ पर आएंगे, उन्होंने मुझे भेजा है आपका पता लगाने के लिए। दिस इंटरैक्शन हाईलाइट्स हिज कंपेशनेट नेचर, जो बताता है कि वो किस प्रकार के मतलब किस प्रकृति के इंसान थे। Furthermore, Hanuman ji is a strategist। After meeting Mata Sita, he intentionally allow himself to be captured by Ravan's force। जो हनुमान जी हैं वो एक बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली अपने आप को बंदी बनवा लिया था रावण के द्वारा भेजे गए सैनिकों की मदद से, जानबूझ के, वरना कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था, इतनी पावर थी उनके पास, बट फिर भी जानबूझ के उन्होंने अपने आप को कैप्चर करवा दिया। He is not a failure but a calculated move to access the strength of the enemy's army। जानबूझ के उन्होंने इसलिए किया ताकि वो दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा सकें, एंड टू डिलीवर अ स्टैंड वार्निंग टू रावण डायरेक्टली, और उनको मालूम था कि मुझे सीधे रावण के पास ले जाएंगे तो सीधे मैं रावण को वार्निंग दे दूंगा कि अभी माता सीता को छोड़ दें, अन्यथा उनका विनाश हो जाएगा। इवन व्हेन हिज टेल इज सेट ऑन द फायर, जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी, he turned that punishment into a massive counter attack। तो उन्होंने रावण की उस पनिशमेंट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करा और काउंटर अटैक करा, एंड बर्निंग डाउन द सिटी ऑफ लंका, और पूरी लंका को जला के राख कर दिया। ये इंसिडेंट शो करता है कि उनकी एबिलिटी कैसी है कि वो एडवर्स सिचुएशन को भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो अगर हम समरी की बात करें तो हनुमान जी इन द सुंदरकांड इज मोर देन जस्ट अ पावरफुल वॉरियर, ही इज अ बीकन ऑफ होप एंड मॉडल ऑफ द परफेक्ट डिवोटीज। मतलब कि वो सिर्फ एक पावरफुल योद्धा ही नहीं है, लेकिन बहुत सच्चे और अच्छे भक्त भी हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल शार्पनेस, अनवेयरिंग लॉयल्टी एंड हम्बल स्पिरिट मेक हिम एन आइकॉनिक कैरेक्टर। उनकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी जो दिमागी क्षमता थी, शार्पनेस थी, वो प्रभु श्री राम के प्रति जो उनका लगाव था और जो उनकी एक पवित्र सोल थी, वो उन्हें एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाती है। He served as a bridge between Rama and Sita। वो भगवान राम और माता सीता के बीच में उन्होंने एक ब्रिज का काम करा, both physically and emotionally playing the most vital role in the eventual victory of the good over evil। उन्होंने अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि और अपने इमोशनल वे के साथ में भी, जो हम बोलते हैं आज भी मनाते हैं हम दिवाली को मानते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, तो उस जीत में हनुमान जी का रोल बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे आपको स्कीमिंग टेक्निक के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, और स्कैनिंग के बारे में बता चुका, आप पढ़ लेना वो। टेंस क्या होते हैं? तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम एट विच द एक्शन टेकन प्लेस। देखो, टेंस हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो किस समय में हुआ है। नॉर्मली 3 टाइप का होता है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 फॉर्म्स होते हैं,
सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आप सब अपने बचपन में ही पढ़े होंगे और जानते भी होंगे आप इनके बारे में। यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से इनका लिख सकते हो, सबका अलग अलग। अगला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इज अबाउट क्रिएटिंग अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने तो ये अच्छा मौका होता है कि हम अपना एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले के माइंड पे दे पाएं। यू शुड मेंशन योर नेम, हमें अपना नाम बताना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा पर्पस क्या है, बात वो सब चीज़ें समझाना चाहिए हमें। और एक आपको बोला था कि कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल लिखो, छोटा सा लिया है मैंने ये एग्जाम्पल। हेलो माय नेम इज राहुल, आप जो भी ले सकते हैं। इट इज़ नाइस टू मीट यू। दूसरा बोल रहा है हाय राहुल, आई एम प्रिया, नाइस टू मीट यू टू। आई एम अ स्टूडेंट एट द लोकल कॉलेज, व्हाट्स अबाउट यू, आई एम करेंटली वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो आपको ए बी की जगह पे नाम लिखना है, यहाँ पे पहली पार्टी का नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर वापस से फर्स्ट का नाम, फिर सेकंड का नाम। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं वन बाय वन। आपने चैप्टर्स रीड करे होंगे या जहाँ भी हम कन्वर्सेशन देखते हैं तो बातचीत होती है ना, वैसे आपको बस कन्वर्सेशन लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन अपोलॉजी। मैंने आपको बताया था अपोलॉजी का मतलब क्या होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स फॉर एन एक्शन दैट हैज कॉज्ड हार्म, इनकन्वीनियंस और ऑफेंस टू समवन एल्स। तो अपोलॉजी क्या है, ये एक तरीके से जब हमको थोड़ा सा रिग्रेट होता है किसी बात का, हमारी वजह से किसी को कोई हार्म हो गया हो या कोई इनकन्वीनियंसी हो गई हो या हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ हो, तो उसके लिए हम अपोलॉजी मांगते हैं। इट इज़ अ वाइटल सोशल स्किल टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। अगर आपको एक अच्छे संबंध बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है किसी भी व्यक्ति से, तो अपोलॉजी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने आपके लिए। इफ यू एक्सीडेंटली बम्प इनटू समवन एंड spill their drink, you should immediately say, I am extremely sorry for my carelessness. Please let me buy you another drink. Here, acknowledging the mistake and offering a solution make the apology effective. देखिए उन्होंने बताया कि आपने एक्सीडेंटली किसी का जो ड्रिंक है वो आपने गिरा दिया, स्पिल कर दिया, और आप तुरंत उनसे कह रहे हैं कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मतलब मैंने जो केयरलेसनेस दिखाया और मैं आपके लिए तुरंत दूसरा ड्रिंक परचेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने माफ़ी भी मांग ली और तुरंत हमारी मिस्टेक को सुधारने के लिए सॉल्यूशन भी बता दिया। तो ये होती है करेक्ट अपोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था, इसका आंसर डिस्कस कर लिया है मैंने। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।